हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसमें हमारा 4th टॉपिक आया है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसके बाद अगला टॉपिक भी आएगा द मेकिंग ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो फर्स्ट आपका पॉइंट दे रखा है आपका पेज में एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 19 पे आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। उसमें कहा है जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। क्या कोई आर्मी नेशन को बना सकती है? हाँ, ये बात अब हम क्योंकि हम जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह आर्मी ने नेशन को बनाया। अब आर्मी ने कैसे नेशन को बनाया ये देख लीजिए। ये आप समझ चुके हैं कि सभी जगह रिवोल्ट हो रहे थे, सभी डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एसोसिएशन बन गई थी यूरोप में जहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग आने के बाद आप एक तरह से कह सकते हो कि मोनार्क सिस्टम खत्म हो रहा था। अब जो कंजर्वेटिव्स थे या जो मोनार्क थे उनके अंदर भी नेशनलिज्म की भावना जाग गई थी या उन्हें ज़बरदस्ती जगानी पड़ी, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर वो खुद से यूनिफाइड नहीं करेंगे, पूरी की पूरे देश को डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे यहाँ पे, तो ज़बरदस्ती उन्हें भगा दिया जाएगा, जैसे लुइस फिलिप के साथ किया गया था। तो अब जो मोनार्क थे, आप ये कह सकते हो कि खुद जो मोनार्क थे वो लोग चाह रहे थे कि यूनिफिकेशन हो जाए ताकि उनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो बनी रहे। ठीक है, वो डेमोक्रेसी भी चाह रहे थे और वो इस तरह से चाह रहे थे, जो मोनार्क थे खुद, जो राजा किंग वगैरह होते थे, वो खुद से ये चाहने लगे थे कि यूनिफिकेशन हो जाए ताकि उनकी जो उनकी थोड़ी सी रेपो बची हुई है, थोड़ी इज्जत बची हुई है, वो बनी बनी रह जाए और लोग उनको थोड़ी सी इज्जत देने शुरू कर दे दोबारा से। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से कोशिश करनी शुरू की कि किसी तरह से मतलब जितने भी अलग अलग टुकड़े हो गए हैं जर्मनी के या अलग अलग छोटे छोटे किंगडम बट गए हैं वो सब एक हो जाए। उसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, सबसे पहले जो अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 2 नाम बहुत फेमस आने वाले हैं। एक आएगा जो जर्मनी के आप कह सकते हो चीफ मिनिस्टर थे, ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, और दूसरा आने वाला है जो जर्मनी के किंग थे। कौन थे किंग उनके? यहाँ एक सेकंड नीचे दिया था, यहाँ आपको नीचे दिखेगा जब मैं इसको नीचे करूँगी। 1 मिनट। यस, एक तो थे 2 नाम मैंने बताया कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में अगर 2 नाम फेमस हैं तो एक तो है ऑटोवन बिस्मार्क का, जो उनके चीफ मिनिस्टर होते थे। चीफ मिनिस्टर का मतलब है कि जो आर्मी को संभालते थे। ठीक है, और दूसरे जो उनके किंग थे जर्मनी के। ठीक है, उस टाइम पे जो जर्मन आप क्या होगे एम्पायर था, उसके जो किंग थे केसर विलियम वन, जो पर्शिया के किंग होते थे ना। उस टाइम पे पर्शिया था, बाद में वो जर्मनी बना। ठीक है, तो केसर विलियम वन, इन 2 का नाम हम जर्मनी की यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं क्योंकि इन्हीं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जर्मनी को एक करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। इस स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। हुआ क्या कि 1848 के बाद लगातार जो रिवोल्ट हो रहे थे उससे पुरानी जो सरकारें बनी हुई थी, जो डेमोक्रेसी एक तरह से बनती आ रही थी और जो मोनार्क सिस्टम था वो ख़त्म होता आ रहा था। तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जो खुद से मोनार्क थे, जो कंजर्वेटिव कह लो या जो रॉयल फैमिलीज़ के लोग थे, उन्होंने खुद से ये कोशिश करी कि क्यों ना हम ही ऐसा करें कि सबको इकट्ठा कर लें, खुद से ट्राई करें यूनिफिकेशन की, डेमोक्रेसी की, ताकि लोगों के अंदर हमारी पहचान बनी रहे और हमारी पॉलिटिकल पावर थोड़ी सी बनी रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दिस कैन ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट। और वो सब जब ट्राई करने लगे, यानी मोनार्क एक तरह से, यानी रॉयल फैमिलीज़ के लोग एक तरह से ट्राई करने लगे यूनिफिकेशन की, तो जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ये अलग नेशन स्टेट बने। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of German confederations into a nation state governed by an elected parliament। हुआ क्या कि यूनिफिकेशन का काम जो है वो
वहाँ की मिडिल क्लास के लोगों की बजाय एक तरह से यूनिफिकेशन जो है मिडिल क्लास में ज़्यादा फैल गया था, लेकिन मिडिल क्लास ने इतना कुछ खास किया नहीं वहाँ के लिए। वहाँ उसको यूनिफाइड करने का काम किसका था? आर्मी का था। इसीलिए जो फर्स्ट लाइन दे रखी है, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, क्योंकि आर्मी की वजह से वहाँ पे सारे एक साथ हुए। और आर्मी में भी कौन था? जर्मनी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जर्मनी यानी कि उस टाइम का आप कह सकते हो कि जो उस टाइम का जो पर्शिया था वो एक छोटे छोटे अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था, और उनको एक करने का काम किया था ऑटोमन बिस्मार्क। नेशन बिल्डिंग का काम किया ऑटोमन बिस्मार्क में। ऑटोमन बिस्मार्क कौन होते थे? ऑटोमन बिस्मार्क जो थे, जो उस टाइम पर्शिया के राजा थे, उस टाइम पर्शिया के राजा कौन थे? केसर विलियम वन। ठीक है, उस टाइम पर्शिया के राजा थे केसर विलियम वन। और केसर विलियम वन के आप ये कह सकते हो कि जो चीफ मिनिस्टर थे, केसर विलियम वन के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। और उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से, ठीक है, उन्होंने वहाँ के पर्शियन आर्मी की हेल्प से, आप ये कह सकते हो कि पूरे के पूरे पर्शिया को एक कर दिया, उसे एक जर्मनी बना दिया। लगभग उन्होंने 7 सालों में, देखिए 7 ईयर्स के टाइम पीरियड में उन्होंने 3 बड़ी बड़ी वार लड़ी। ठीक है, और वो वार किसके खिलाफ थी? ऑस्ट्रिया के, डेनमार्क के और फ्रांस के। ध्यान से सुनिएगा, ऑटोमन बिस्मार्क और केसर विलियम वन, उन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जर्मनी के यूनिफिकेशन में। ऑटोमन बिस्मार्क जो थे वो केसर विलियम वन के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से 7 सालों तक लगभग 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी बड़े बड़े देशों के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और तब जाकर उन्होंने जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। ठीक है, आप कह सकते हो कि जनवरी 1871 में, अब उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे वो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपकी इसमें ज़्यादा डीपली आई थिंक है नहीं, फिर भी मैं आइडिया दे देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले ऑटोमन बिस्मार्क में 1864 में, ठीक है, बिस्मार्क ने पर्शिया और डेनमार्क के बीच में एक युद्ध हुआ, एक वार हुई, और जिसमें पर्शिया जीती, और उसकी वजह से उन्हें कौन सा कंट्री जो कौन सा देश जो उन्हें मिला? सेल्सविंग उन्हें मिला। सेल्सविंग अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, आपकी मैप में पेज नंबर 20 पे आपको मिलेगा। वेट कीजिए, मैं बताती हूँ आपको। ये एक सेकेंड, ये ठीक है। अब यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि सबसे पहले 1864 में पर्शिया का और डेनमार्क का 1864 में जब युद्ध हुआ तो पर्शिया और डेनमार्क का हुआ, और उसमें पर्शिया जीता। और जो ये वाला एरिया था ये किसको मिल गया? जर्मनी में मिक्स हो गया, यानी पर्शिया में मिक्स हो गया, पर्शिया जीत गया। ठीक है, फिर 1866 में 2 ही साल के बाद पर्शिया, यानी कि जिसे आप जर्मनी बोल रहे हो, पर्शिया का ऑस्ट्रिया के साथ फिर से लड़ाई हुई, और इसमें भी पर्शिया जो है वो विनर रहा, और उसने कई सारी चीज़ें जो जीत ली। ये वाला सारा एरिया था ना जो ये येलो कलर का दिख रहा है, ये सारा वो जीत गए। कब जीते? ये 1866 में, यानी ये सारा किसके टाइम पीरियड में हुआ? ऑटोमन बिस्मार्क के टाइम पीरियड में। ठीक है, 1864 में सबसे पहले इन्होंने क्या जीता था? ये सेल्सविंग हॉस्टन जीता। उसके बाद 1866 में इन्होंने ये 3-4 जो छोटे छोटे और किंगडम थे, जैसे हैनोवर थे, हॉल्स्टीन थे, ठीक है, हैनोवर है, हॉल्स्टीन हैं, और लक्समबर्ग हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा लक्समबर्ग भी, यहीं पे होगा, लक्समबर्ग था, ठीक है, केंसल था, फ्रैंकफर्ट था, ये सब एरिया इन्होंने जीता। ठीक, कब? 1866 में। और लास्टली आप ये कह सकते हो कि 1870 में फ्रांस के साथ उनकी लड़ाई हुई, किनकी? ऑटोमन बिस्मार्क की, 1870 में। ठीक है, और उस टाइम में फ्रांस जो है वो बुरी तरह से हार गया, और ऑल्सेंस और लॉरेन का जो इलाका था वो सारा भी उन्हें मिल गया। ठीक है, इस साइड को मिलेगा आपको वो वाला एरिया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था आपके उसमें, बट इस साइड में यहाँ पे थोड़ा सा एक बुक में दिखेगा आपको, लाइट पर्पल सी शेड दे रखी होगी, वो वाला सारा एरिया इन्हें मिला। ठीक है, ये टाइम पीरियड भी दे रखा है, आप अपनी बुक में इसको इजीली देख सकते हो कि कब कब कौन कौन जीता। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कहें कि 1866 से पहले पर्शिया कैसा था, उसके बाद ऑस्ट्रो पर्शिया का जो वार हुआ
फिर उसके बाद ऑस्ट्रो और ऑस्ट्रिया कह लो, या आप ये कह लो कि फ्रांस के साथ पर्शिया का युद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के ये सारा एरिया किसका हो गया था, जर्मनी बन गया था। ठीक है, जर्मनी को बनने में काफ़ी टाइम तो लगा, लगभग 7 ईयर्स तक फाइट चलती रही, और उस 7 ईयर्स की फाइट में 3 बड़े युद्ध हुए, छोटे छोटे तो होते रहते थे, 3 बड़े युद्ध हुए। अच्छा, और फाइनली क्या हुआ, इन्होंने दे रखा है 18 जनवरी 1871 में एक, आप ये कह लो कि मतलब वो लगभग सारे एरिया जो थे वो उसके उनके हो गए थे। और जनवरी 1871 में जो पर्शिया के किंग थे केसर विलियम वन, ठीक है, उनको पूरे जर्मनी एम्पायर का किंग एक तरह से घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और क्या हुआ, और इन्होंने कहा है कि 18 जनवरी 71 को एक असेंबली हुई। ठीक है, जर्मन स्टेट्स को रिप्रेजेंटेटिव करने वाली, उसमें आर्मी थे, पर्शियन जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उनके चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क थे। ठीक है, एक हॉल में सब इकट्ठे हुए, वर्सेल में वो हॉल मतलब जगह में वर्सेल में वो था, और उन्होंने अपने जर्मन एम्पायर का जो हेड बना दिया गया, वो किसे बना दिया गया, केसर विलियम वन को, जो पहले पर्शिया के हेड होते थे उन्हें संयुक्त जर्मन एक बनाया और उसका हेड बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ आप कह सकते हो 18 जनवरी 1871 में जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया गया। ठीक है, और उनके फर्स्ट किंग जो बने वो कौन बने, केसर विलियम वन, जो पहले पर्शिया के किंग होते थे। तो 2 नाम आपने जर्मनी के यूनिफिकेशन में याद रखने हैं, ऑटो वन बिस्मार्क का जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, किसके, केसर विलियम वन के, जो पर्शिया के किंग थे उनके चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, 3 बड़े उन्होंने जो है वॉर की, और 7 ईयर्स का टाइम लगा उन्हें, और उन्होंने आर्मी, पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से क्या किया कि जर्मनी को यूनिफाई किया। ठीक है, और भी बहुत कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये नीचे का सारा इन्होंने दे रखा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हेल्ड demonstrated the dominance of Persian state. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. अब हुआ क्या कि इसके बाद जर्मनी आप कह लो कि एक हो गया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में चेंज किए गए, नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाया गया। कहने को तो जर्मनी एक हो गया था, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारे डिफरेंस थे, कल्चरली, एथिकली, लैंग्वेज के बेस पे। ठीक है, तो कोशिश की गई कि ये सब एक हो, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग रहे, वो एक नेशन को बिलोंग करते हैं, तो उनके अंदर ऐसी फीलिंग आए कि हम एक हैं। जैसे अपने यहाँ हरियाणा वाले अलग, पंजाब वाले अलग, राजस्थान वाले अलग, ऐसा होने के बावजूद भी हम सब, जब पूरे देश के ऊपर कोई बात आती है तो हम सब कह देते हैं नहीं, हम सब क्या हैं, इंडियंस हैं। तो उनमें भी यही था कि अलग अलग होने के बावजूद भी उनके अंदर ऐसी कोशिश की गई, ऐसे ऐसे प्लान्स बनाए गए, ऐसी पॉलिसीज चालू की गई, जिससे उनके अंदर ऐसी फीलिंग आए कि हम सब क्या हैं, एक है। और उनमें क्या क्या किया गया उस टाइम पीरियड में, आप कह सकते हो कि जो जंकर्स होते हैं, जंकर्स कौन होते थे, जंकर्स होते थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी। ठीक है, वो भी उनका स्पॉट करने लगे, किनका, पर्शिया का। ठीक है, और इस तरह से कुल मिला के पूरी की पूरी पावर जो है वो पर्शिया के हाथ में आ गई, यानी जर्मनी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सा राज्य बन गया। और उन्होंने बहुत सारे चेंज किए, करेंसी का चेंज किया, मॉडर्नाइजेशन लाए, बैंकिंग को बढ़ावा दिया। ठीक है, और जो जुडिशरी सिस्टम था उसमें चेंजिंग लाए, ताकि यूनिफिकेशन हो सके, सब एक कंट्री में अपने नेशन की फीलिंग ला सके। ठीक है, ये हमने बताया किसका, जर्मनी का यूनिफिकेशन। ओके, इसके बाद अगला जो हम करेंगे वो करेंगे इटली का यूनिफिकेशन। इटली का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।